स्वागत अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी के पद का प्रावधान हम किस भाग में जानकारी मिलती है, किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है, इस पद को हमने किस देश से ग्रहण किया है, महान्यायवादी के क्या कार्य हैं, क्या अधिकार है, पूरी की पूरी जानकारी अभी हम पढ़ेंगे। साथियों, महान्यायवादी के बारे में सबसे पहले जानकारी ये मिलती है कि हमने इस पद को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ब्रिटेन से हमने इस पद का प्रावधान ग्रहण किया है। ऐसा प्रश्न आपको पूछ ले कि महान्यायवादी के पद का प्रावधान आपने किस देश से ग्रहण किया है, तो वो देश हो जाएगा आपका ब्रिटेन। इसके अलावा नंबर 2 पे प्रश्न पूछ ले कि क्या महान्यायवादी के पद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में है या नहीं है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि महान्यायवादी के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में मिलता है। नंबर 3 पे हमारा प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के बारे में जानकारी मिलती है, तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में मिलती है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें महान्यायवादी के बारे में जानकारी मिलती है। हमने महान्यायवादी के बारे में एक सामान्य परिचय को पढ़ा है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा महान्यायवादी होता कौन है। जैसे आम नागरिक को एक वकील की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को भी वकील की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार को कानूनी मामले में सलाह लेना, केंद्र सरकार के पास में एक ऐसा विधिक अधिकारी होता है, एक ऐसा विधिक सलाहकार होता है जो उसको कानूनी मामलों में समय समय पर सलाह देता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि महान्यायवादी केंद्र सरकार का, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, प्रथम कानूनी सलाहकार होता है, या इसके अलावा भारत सरकार की ओर से पैरवी करने वाला वकील होता है, तो ये जो इस संबंध में जो मोटा मोटी जो कहानी है वो ये है कि इसका विधिक अधिकारी होता है, विधिक सलाहकार होता है। जब भी केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह लेनी है तो वो किससे संपर्क करेगा, तो वहाँ नंबर लगाएगा। वो कौन से, व्हाट्सएप नंबर नहीं, कॉल वाले नंबर भी किसको लगाएगा, वो लगाएगा महान्यायवादी को कि साहब हमें ये दिक्कत हो गई है। इसके बारे में कुछ हम सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक बिंदु को अपन समझेंगे, अध्ययन करेंगे। टॉपिक है हमारा महान्यायवादी। सबसे पहले हमने पद का प्रावधान, पद का प्रावधान, और पद का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया है, तो पद का प्रावधान हमने अभी चर्चा की है, ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ऐसे प्रश्न आपको पूछ ले कि आपने महान्यायवादी के पद का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया है, तो वो हमने उस देश से ग्रहण किया है जिस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या ग्रहण किया, महान्यायवादी का पद। इसके अलावा ग्रहण तो कर लिया, लेकिन भारतीय संविधान में आपने उसको कहाँ पे दर्शाया है। इस प्रश्न का ये उत्तर है कि जब आप भाग नंबर 5 को पढ़ो भाई, कौन से भाग को, 5वें नंबर भाग को पढ़ोगे तो उसमें किसका उल्लेख मिलेगा, महान्यायवादी का उल्लेख मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि महान्यायवादी के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में मिलता है। साथियों, आपको एक एक प्रश्न और एक एक प्रश्नों के उत्तर आपको अभी यहाँ हल करवाएंगे ताकि आपका किसी प्रकार से कोई प्रश्न गलत नहीं हो। भाग नंबर हो गया 5। अब बात करते हैं अनुच्छेद की। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में आपका उत्तर हो जाएगा 76। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 को पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी के बारे में जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है, तो वो अनुच्छेद हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कि यह होता कौन है भाई महान्यायवादी। तो हमने अभी चर्चा की है भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी। नंबर 2 पे
भारत सरकार का विधिक सलाहकार। इसके अलावा ये हो गया भारत सरकार की ओर से पैरवी करने वाला वकील। भारत सरकार की ओर से पैरवी करने वाला। पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं महान्यायवादी के बारे में। पद का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से। किस भाग में उल्लेख मिलता है? 5 में। किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है? 76 में। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, प्रथम विधिक सलाहकार होता है और भारत सरकार की ओर से क्या करता है? ये पैरवी करता है। अब हम पढ़ेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में। साथियों, एक एक बिंदु के बारे में साथ साथ हम चर्चा करते रहेंगे ताकि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। एक एक बिंदु और महत्वपूर्ण बातें के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा नियुक्ति। आपको पूछ ले कि जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिमंडल करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, या नियुक्ति होती ही नहीं? तो नियुक्ति करने का काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। आपको पूछ ले कि महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। मतलब ये हुआ ये नौकरी क्या है? प्राइवेट। मालिक के साथ में अनबन हो गई तो उसी दिन आपका हिसाब किताब कर दिया जाएगा, आपको घर पे भेज दिया जाएगा। महान्यायवादी और राष्ट्रपति के बीच में अगर तालमेल है, मेलजोल है, तो आप पद पे बने रहे, नौकरी करें। और जिस दिन राष्ट्रपति साहब मतलब मंत्रिमंडल और मतलब मोदी जी और अमित शाह साहब से अगर आपकी अनबन हो गई तो आपकी क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। तो आपको किससे बना के रखनी है? मंत्रिमंडल यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहे तो मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल कहे तो राष्ट्रपति। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति का मतलब हो गया राष्ट्रपति। मतलब नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और हम यहाँ कुछ और बातें लिख लेते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो हम यहाँ और भी यही भी बातें लिख लेते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ऐसा प्रश्न पूछ ले कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के साथ में महान्यायवादी की मेलजोल वार्तालाप होनी आवश्यक है। अगर इनके साथ में अगर मेलजोल नहीं है तो महान्यायवादी की क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। अब हम इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं योग्यता के बारे में कि राष्ट्रपति साहब नियुक्ति तो करते हैं महान्यायवादी की, लेकिन महान्यायवादी के पास में योग्यता कौन कौन सी होनी आवश्यक है? क्या मैं महान्यायवादी बन सकता हूँ? क्या आप न्यायवादी बन सकते हैं या कोई अन्य महान्यायवादी बन सकता है? तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है? योग्यता के बारे में ये लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है उस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता कौन कौन सी होती है? तो मैं आपको एक एक बिंदु सहित, आपको विस्तार से व्याख्या सहित आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, वो योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखी गई है। जब हम
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें जानकारी ये मिलती है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक आपने न्यायाधीश के रूप में काम किया है। अगर आपने किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या आपने किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो, या आप राष्ट्रपति की नज़र में कानून के विशेषज्ञ हो, तो आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और आपको अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाने वाली योग्यता आपके पास में है तो आपको महान्यायवादी भी बनाया जा सकता है। तो एक एक बिंदु को हम यहाँ व्याख्या सहित लिख लेते हैं कि महान्यायवादी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है, और वास्तव में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप सभी के स्नेह आशीर्वाद से ही कक्षा संचालित हो रही है। तो योग्यता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो योग्यता बताओ भाई। योग्यता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। इसका मतलब यह हुआ कि भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता जिसके पास में है उसको आप क्या बना दोगे? महान्यायवादी बना दोगे। अब हम पढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124। अब हम यहाँ योग्यता लिखते हैं। योग्यता कौन कौन सी है? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नंबर 2 पे योग्यता हो, वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो या कार्य किया हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। आपके पास में 2 योग्यता होनी बहुत आवश्यक है। अगर आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 को पढ़ना पड़ेगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 यह कहता है कि आपको भारत का नागरिक होना होगा। इसके अलावा अगर कोई नागरिक है तो वो किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो, या वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, कानून विशेषज्ञ हो, तो राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी बना सकता है। अब आपके इसके बारे में एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं महान्यायवादी के बारे में, और महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता कौन कौन सी है। तो आपको उसमें योग्यता में ये ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाली योग्यता, और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद
124 में लिखी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ये कहता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जाता है और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाने वाले व्यक्ति के ऐसी योग्यता को महान्यायवादी बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनके कार्यकाल के बारे में कि भाई इनके कार्यकाल कितना होता है। किसका कार्यकाल? महान्यायवादी का कार्यकाल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अगला बिंदु कार्यकाल। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कार्यकाल इसका मतलब है कि 5 साल। 5 साल नहीं, भारतीय संविधान में कार्यकाल लिखा हुआ ही नहीं है कि भारतीय संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि महान्यायवादी का कार्यकाल 5 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब भारतीय संविधान क्या है? मौन। तो कार्यकाल का मतलब यह हो गया कि राष्ट्रपति साहब निर्धारित करेंगे कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल में बारे में ये लिख लेते हैं, भारतीय संविधान मौन है। क्या है? मौन है। और इसमें नीचे लिख लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित। ऐसा प्रश्न पूछ ले कि महान्यायवादी का कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है, तो महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। क्या भारतीय संविधान में उल्लेख है? भारतीय संविधान तो इस संदर्भ में मौन है, कुछ भी नहीं कहता है कि कार्यकाल कितना होगा। इसके अलावा वेतन व भत्तों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई इनको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितने भत्ते मिलेंगे, क्या क्या सुख सुविधा मिलेगी, क्या सिस्टम है इसका। तो महान्यायवादी का सिस्टम यह है कि वेतन व भत्ता कौन देगा? राष्ट्रपति। अरे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल राष्ट्रपति तय करता है, तो उनको पैसे भी कौन देगा? राष्ट्रपति तय करेंगे कि भाई इनको कितने वेतन व भत्ता देना है। तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं वेतन व भत्तों में राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे कि इनको कितनी तनख्वाह देनी है, कितने पैसे देने हैं, कितनी सुख सुविधाएं देनी है, कितने भत्ते देने हैं। इनके बारे में पूरे की पूरी जो जानकारी है वो जानकारी भारतीय संविधान में नहीं लिखी गई है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये आपने कार्यकाल, वेतन भत्ता और नियुक्ति के बारे में चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे कि महान्यायवादी के कार्य कौन कौन से हैं, महान्यायवादी किन किन कार्यों को करता है। तो इनके कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और कार्य के बारे में चर्चा करने से पहले भी हमने यहाँ पढ़ लिया कि ये किसको सलाह देता है? भारत सरकार को सलाह देता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार को कानून संबंधी जानकारी देता है। इसके अलावा आपको ये पूछे कि भारत सरकार की ओर से वो किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, भारत सरकार की ओर से वो उच्चतम न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, भारत सरकार की ओर से वो कोई भी अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांग, आपको एक पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय से एक जानकारी मांगता है। वो जानकारी किसके माध्यम से मांगता है? यही है वो महान्यायवादी को यह कहता है कि आप इससे संबंधी मुझे जानकारी उपलब्ध करवाओ, तो वो उच्चतम न्यायालय से जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे कि सरकार से संबंधित अगर कोई मामला हो, जैसे राजस्थान में एक मामला चल रहा है और वो किसके खिलाफ है? केंद्र सरकार के खिलाफ है। तो केंद्र सरकार की ओर से महान्यायवादी यहाँ उपस्थित हो सकता है, उस मामले में सुनवाई पैरवी कर सकता है। अगर एक मामला कलकत्ता में चल रहा है तो महान्यायवादी वहाँ भी जा सकता है, मामले को देख सकता है। तो किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, उच्चतम न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाहकार देता है, सलाह देता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो महान्यायवादी के कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महान्यायवादी के कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला कार्य भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह देना। तो नंबर 1
भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। भारत सरकार को कानूनी मामलों में कौन सलाह प्रदान करता है? उसका नाम है महान्यायवादी। भारत सरकार की ओर से किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में उपस्थित होना। भारत सरकार की ओर से वो किसी भी न्यायालय में क्या हो सकता है? उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति जब किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय से जब सलाह मांगता है तो वो किसके माध्यम से मांगता है? तो ये भी महान्यायवादी के माध्यम से मांगता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सरकार के से संबंधित किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। तो नंबर 3 पर यह है, सरकार से संबंधित किसी भी उच्च न्यायालय में सरकार से संबंधित किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। ये 3 कार्य है। भारत सरकार की ओर से कानूनी मामले में सलाह देना। भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह कौन देता है? महान्यायवादी देता है। भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में क्या हो सकता है? उपस्थित हो सकता है। सरकार से संबंधित किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। किसी भी उच्च न्यायालय में अगर केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के खिलाफ अगर मामला चल रहा है तो उस मामले में सुनवाई का अधिकार किसको है? महान्यायवादी को है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और बिंदु है, उस बिंदु के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और बिंदु यह कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। उच्चतम न्यायालय से लेना व भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है। उच्चतम न्यायालय से जब भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति जब किसी प्रकार से सलाह लेता है तो उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का काम महान्यायवादी करता है। वो भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व का काम करता है। हमने ये पढ़ लिया कि भारत सरकार के मतलब राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? सलाह लेते हैं। किससे? उच्चतम न्यायालय से। किस अनुच्छेद के तहत? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत। 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो सलाह लेते हैं उसमें प्रतिनिधित्व का काम कौन करता है? महान्यायवादी करता है। अब हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में कि महान्यायवादी के कौन कौन से अधिकार हैं उसके पास में। तो हम यहाँ अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। महान्यायवादी के अधिकार। महान्यायवादी के अधिकार और महान्यायवादी के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में किया गया है।
जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 को पढ़ते हैं, डबल एक्ट को पढ़ते हैं, तो उसमें महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि महान्यायवादी के पास में कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं कि जिन वो अधिकारों का प्रयोग करता है। पहला अधिकार यह है कि वह संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है। संसद के पास में कितने सदन हैं? 2 सदन। संसद के दोनों सदनों में उपस्थित हो सकता है, अपना विचार रख सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। सदनों के दोनों सदनों में संसद की किसी भी समिति का वो सदस्य बन सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार रख सकता है, बोल सकता है, किसी समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं करता है। और यही प्रयोग, ऐसा प्रश्न एक बार आया था। हम पढ़ रहे हैं महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में, और आपको पूछ ले महान्यायवादी के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा हो गया? 88। 88 में क्या लिखा हुआ है? महान्यायवादी के अधिकार। मां के अधिकार नहीं, महान्यायवादी के अधिकार। महान्यायवादी के अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में किया गया है। अब हम एक एक अधिकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला अधिकार यह है कि संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, तो हमें लिख लेते हैं, संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है। संसद के किसी भी सदन में क्या हो सकता है? उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। राज्यसभा व लोकसभा दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा की बैठक में कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। संसद के किसी भी सदन की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, विचार रख सकता है, बोल सकता है, किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, दोनों सदनों में जा सकता है, बोल सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान की बात का है तो मतदान का प्रयोग नहीं करता है। और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से महान्यायवादी के अधिकार है, और अधिकारों में 3 में ये दे दिया और चौथे में दे दिया अपने मत का प्रयोग कर सकता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। अब हम बातचीत कर लेते हैं कि इनके पहले महान्यायवादी कौन थे और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, इनके बारे में भी अभी कुछ बातें कर लेते हैं। तो भारत में अगर पूछे पहले या प्रथम महान्यायवादी, और प्रथम महान्यायवादी के बारे में बातचीत आती है तो MC सीतलवाड़ होते हैं। MC सीतलवाड़, और MC सीतलवाड़ का कार्यकाल 1950 से 1963 के मध्य था। 1950 से 1963 के मध्य। ये तो पहले की बात है। और अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान के बारे में बातचीत करें तो वर्तमान में आपको पता है कौन है, के वेणुगोपाल 2017 से हैं। के
वेणुगोपाल 2017 से हैं। महान्यायवादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमने महान्यायवादी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। महान्यायवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में, किस भाग में पद हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, भाग नंबर 5 के बारे में चर्चा की है, अनुच्छेद 76 के बारे में चर्चा की है, अनुच्छेद 88, इसमें 2 अनुच्छेद हैं। एक तो अनुच्छेद 76 जिसमें महान्यायवादी के पद का उल्लेख मिलता है, एक अनुच्छेद 88 जिसमें महान्यायवादी के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब हमें यहाँ 2 अनुच्छेद के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कार्य के बारे में चर्चा कर ली कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, प्रथम विधिक कानूनी सलाहकार होता है, वो कानून संबंधी मामलों में मदद देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति साहब जब उच्चतम न्यायालय से सलाह लेते हैं तो प्रतिनिधित्व का काम महान्यायवादी करता है। इसके अलावा इनके अधिकार संसद की किसी भी सदन में जा सकता है, बोल सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, संसद की किसी भी समिति का ये सदस्य बन सकता है, मत का प्रयोग नहीं करता है। और योग्यता के बारे में बातचीत आई तो योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता महान्यायवादी की योग्यता है। आपको पूछ ले कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करते हैं। ये साथियों महान्यायवादी के बारे में क्लास थी। इससे अलावा कोई भी ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आए तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर प्रश्न का जवाब सही व सटीक दूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। आप सभी का